सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है जी, कन्वर्ज कर रही है, किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं, जैसे सब हमने 8 ले लिया, तो हम क्या सर A2 को निकाले बिना कह सकते हैं कि जो हमारा जो सीक्वेंस A है वो इंक्रीजिंग होगा? A1 2 है और क्या है बताइए फिर से। और सर n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जो an है वो 8 को मतलब अप्रोच करता है, किसी भी पॉइंट पर 7 ले सकते हैं, 8 भी कुछ। हाँ ठीक है, 8 है मान लीजिए। हाँ, और जो सीक्वेंस तो इसको बोल सकते हैं जैसा विदाउट A2 निकाले कि ये मेरा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? नहीं। अच्छा ठीक है। और सर एक मेथड था, जनरली क्या करते हैं, जैसे टेबल होता है, मतलब पहला टर्म दिया होता है और एक रिलेशन दी होती है an और an+1 या किसी भी टर्म में, तो ऐसे केसेस में हम लिमिट निकालते हैं तो डायरेक्ट l पुट कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट l मतलब पुट करना ये सर मतलब हर एक जगह मतलब सही रहेगा या फिर मतलब कुछ पॉइंट्स कुछ पहले आपको थोड़े एनालिसिस करने की जरूरत है। जैसे कई बार क्या है l डायरेक्टली पुट कर देते हैं, लेकिन जो l की वैल्यू आएगी वो लिमिट नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे जो l निकल के आएगा, जैसे उस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, कहीं पे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है an+1 बराबर f(an), f कोई फंक्शन है ना, तो हम लोग अगर आपको आइडिया है तो आप ऐसा करते हैं, फिर यहाँ से l की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन थोड़े एनालिसिस करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए A1 2 है, A2 मान लो 3 है, एक आइडिया लगे कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और लिमिट मान लीजिए 0 आ गई फॉर एग्जांपल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और लिमिट 0 हो गई, तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंटेंसिटी है तो वैसे लिमिट आएगी। तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो पॉसिबल है कि, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा उसके लिए, बाउंडेड है या इंक्रीजिंग है, या जो कन्वर्जेंस की क्राइटेरिया है, तो अगर इंक्रीजिंग होगी तो लिस्ट अपर बाउंड जिसको हम सुप्रीम वैल्यू बोलते हैं उस पर कन्वर्ज करेगी, अगर डिक्रीजिंग है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, है ना, तो उस पर कन्वर्ज करेगी, तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। बट कन्वर्जेंट है अगर एग्जाम में आए हुए, हाँ अगर कन्वर्जेंट है तो ये यहाँ से निकाला जा सकता है जी। अच्छा, बस यही डाउट था कि मतलब जैसे जनरली यूज कर लेते हैं तो ये कोई एथोराइज्ड मेथड है या फिर मतलब हम लोग चेक करते हैं कि ये कन्वर्ज करता है? एंट्रेंस में थोड़ा सा शॉर्टकट होता है, और थोड़े से हम एंट्रेंस में, क्योंकि टाइम सेव करना होता है, तो बहुत सारी चीजें हम सब्जेक्टिव में अगर उसी क्वेश्चन को करना हो तो बहुत डिटेल एनालिसिस करनी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव में थोड़े से कम करके काम चल जाता है, ऑप्शन देख के आइडिया लग जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उससे कई बार ऐसा हम कर देते हैं ऑब्जेक्टिव में। बट सब्जेक्टिव जो सॉल्यूशन लिखना होगा तो बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर प्रूफ और एनालिसिस के थ्रू, यहाँ थोड़ा सा गेसिंग भी चलता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसके हिसाब से ऐसा करते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, देखिए तो जिनका जो भी डाउट्स है ग्रुप में भेजिए, ट्राई करते हैं। हाँ जी सियानी, इसका आंसर आया था कि नहीं? एक मिनट, थोड़ा इंटरनेट का मुझे लग रहा है इशू है। हमारी आवाज क्लियर आ रही है सबको? थोड़ा सा इशू है, एक मिनट। अभी मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? हाँ सर, ऑडिबल है सर। चलिए ठीक है। तो हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमने आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, हाफ सॉल्व किया था गेट वाले बैच में। सर नहीं सर, आपने सिर्फ लैम्डा का वैल्यू निकाला, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकाल के सर छोड़ दिया था, पर उसका लास्ट तक आंसर नहीं आ रहा है सर। हाँ तो एक्स वाई निकाले थे, फिर उससे लैम्डा निकलता, फिर पुट करना था। आपको मतलब पूरा सॉल्यूशन लिख के देना पड़ेगा तभी समझ आएगा। तो आगे आपने सॉल्व किया, क्या आंसर आया आपका इससे? सर उसके
उसके बाद नहीं पा रही हूँ सर। लेकिन मुझे एक तो समझ नहीं आता कि आप इतना पीछे क्यों चल रहे हैं। यही क्वेश्चन उस समय उसने पूछा था ना, अर्पण ने पूछा था जब हम डिस्कशन कर रहे थे। ये किस ईयर का है? 22 या 21 का होगा? 22 का लग रहा है। 23 का। 23 का। तो आप इतना पीछे क्यों चल रहे हैं? 23 हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। सर मैंने ऐसे डिवाइड की थी, वो मैथ्स का प्रॉब्लम अलग से सॉल्व करेंगे और स्टैट्स का अलग से, तो इसीलिए तब स्टैट्स वाला पोर्शन नहीं पकड़ा था। तो ठीक है, लेकिन ऐसे अब जैसे मैं जिस साथ में कर रहे हैं साथ में करेंगे तो बेटर रहता है ना, कि जो डिस्कशन अब मैं 23 का डाउट क्लास रख रहा हूँ और अब तब तक आपने सॉल्व ही नहीं किया हुआ है, तो आप हवा में डाउट पूछ रहे थे उस समय कुछ भी। तो आपको प्रॉपर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। आप जैसे ईयर वाइज आप अभी अब क्यों टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हो? आप ईयर वाइज ही सॉल्व करो ना, एक एक क्वेश्चन 23 के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अपने हिसाब से करो, क्योंकि सबका अपना स्ट्रेंथ वीकनेस है स्टूडेंट का। लेकिन अब इसका मैंने सॉल्यूशन उस दिन तो लिखा ही था, अब उसके नेक्स्ट डे क्यों नहीं पूछते आप? नेक्स्ट डे ट्राई नहीं करते? अब ये 2 सप्ताह बाद पूछ रहे हैं आप फिर सेम क्वेश्चन। सर सॉल्यूशन जो किया है वो क्या भेजूं आपको? हाँ भेजिए, देखते हैं क्या किया आपने, क्योंकि ये मैंने हाफ सॉल्व। जी जी सर ये जो लेमन सेफे लेमा है ना, मतलब कि ये जो यूएमबी निकालते हैं जो सर इसमें ना, मतलब कि ये जो अनबायस्ड एस्टिमेटर जैसे चूज करना होता है, तो उसमें सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लाइक जैसे क्वेश्चन हैंडल करता हूँ ना, मतलब मेरे से तो वो जो राव ब्लैकलेसन थ्योरम यूज करके जो करते हैं ना, वो अनबायस्ड एस्टिमेटर डेल्टा चूज करके फिर उसका एक्सपेक्टेशन, वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लाइक कैसे चूज करें? कोई क्वेश्चन भेजिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आइडिया लगेगा। कोई जनरल थ्योरी ऐसा है नहीं कि हमेशा वैसा बनेगा, वो आपको ट्राई करना पड़ेगा उसके लिए। तो आप कोई क्वेश्चन भेजिए जो आप नहीं कर पा रहे हो। सर वो तो सॉल्व किया हूँ, लेकिन मतलब कि वो हर टाइम वैसा ही चूज करना पड़ेगा क्या? मतलब कि जो जिसे आपने सिखाया था ना वैल्यू पुट करके वो देखना, वो वैसा ही, और कोई तरीका नहीं है क्या उसका? हाँ, तरीका तो वही अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है, तो उसके लिए हम लोग 1 0 करके वैसे देखते हैं कि अनबायस्ड बन जाए, या कोई कांस्टेंट पुट करके समहाउ। तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसा मिलता है। बट हाँ, वही एक तरीका है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं, मैंने भी बुक से ही सीखा है, बुक से या यहाँ से वहाँ से, है ना, ये चीज़ें हैं। तो वैसे तो सर मतलब कि जो समेशन वाली एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी करके कोई मतलब कंप्लीट और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का उसका कोई फंक्शन जैसे समेशन रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सा वो ब्रेक करके वो तो हो जाता है। लेकिन ये जो मतलब कि अनबायस्ड एस्टिमेटर जो चूज करना पड़ता है ना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। वैसे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कहाँ दिक्कत होता है, क्योंकि ऐसे जनरल बताना मुश्किल है कि कहाँ। जैसे कई बार आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, वैसे मन में रहता है, तो आप ट्राई करके आप उस भ्रम को दूर कीजिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब जैम गेट के जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं या जो मॉक टेस्ट के हमारे क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं कर पा रहे तो मुझसे डिस्कस कीजिए, तो आपको ये समझ आएगा कि आपको क्या क्लियर नहीं है। नहीं सर, मतलब कि मैं जैसे वो उस टाइप के जो यूएमबी आता है ना, तो मैं थोड़ा सा इन जनरल प्रोसेस पे चलता हूँ। लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग निकाल के दोनों साइड पे समेशन इक्वल करके, मतलब डिस्क्रीट के केस बोल रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे मतलब कि कंफर्टेबल रहता हूँ, मतलब थोड़ा सा आसान रहता है। लेकिन ये जो दूसरा वाला ट्राई करता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तभी पूछ रहा हूँ कि कोई। हाँ, तो ये प्रैक्टिस के थ्रू ही क्लियर होगा, क्योंकि ऐसे मतलब देखो, ऐसा परफेक्ट आप कभी बन नहीं पाएंगे। आपको कुछ भी हो, आप एक थ्योरी से सारा सॉल्व कर देंगे, ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक अप्रोच होता है। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में एक जैसा ही अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है ना, वो किस माइंडसेट के साथ फ्रेम कर रहा है। जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको वो समझना पड़ेगा। अब ऐसा सबका माइंडसेट अलग अलग, ये एक तरीके से नहीं बता सकता कि आप सारा सॉल्व कर देंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें, यही तो डिफरेंस है स्टूडेंट्स में, कि कौन किस लेवल तक समझ पाएगा। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे, फिर आपको ये समझेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक क्लियर है ना। तो वो उसके लिए जनरलाइज कॉन्सेप्ट वही है, थ्योरम्स वही लगाने हैं। अब आपको लगाना आता है या नहीं आता है वो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा। अब जनरलाइज ऐसा कोई डायरेक्ट एक तरीका मैंने बताए थे सारे, वैसे ही करना है। डेल्टा वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना है कि एक्सपेक्टेशन डेल्टा वो फंक्शन ऑफ पैरामीटर आ जाए जिसका यूएमयू निकालना है, तो कंस्ट्रक्ट वैसे ही करने हैं। अब वही मैं कह रहा हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन आप ऐसा इनकाउंटर हुआ हो आपको जहां आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो पूछिए, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ यहाँ क्या दिक्कत है। अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे इट्स फाइन, तो आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए उस पे बेस्ड, तो आपको ये है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आपका कॉन्सेप्ट ठीक है।
जब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो वहां आपको ये जानने की जरूरत है कि ऐसा क्या है उस क्वेश्चन में जो आप नहीं समझ पा रहे, तो वो जानने की जरूरत है। वो क्वेश्चन तो बन रहे हैं, लेकिन मतलब कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि उसमें कोई और दूसरा अप्रोच हो सकता है क्या, लाइक तभी पूछ रहा हूँ। दूसरा अप्रोच, अब ऐसे हमने तो चलिए सारे क्वेश्चन वैसे सॉल्व किए हैं, अब दूसरा अप्रोच निकल के आएगा ये वही और क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा। अब मैं बोल दूंगा एक ही अप्रोच है, लेकिन फिर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे मैं दूसरा अप्रोच लगा दूंगा, तो ये कई बार क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में है जो राव ब्लैकबेल से सॉल्व हुए हैं उसी अप्रोच से सॉल्व हो जाते हैं, है ना, ये है। अब कोई ऐसा नया क्वेश्चन आएगा अलग सा तो उसके अलग से सोचना पड़ेगा, तो हमारे दिमाग का वो है कि दिमाग से कैसे सोचते हैं, बट सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट उस तरीके से हो जाएंगे। कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो डिसाइड करें ना कैसे सॉल्व होगा, बट एक ही अप्रोच है, दूसरा अप्रोच कोई जनरलाइज दूसरा अप्रोच है नहीं ऐसे। बट कई बार क्वेश्चंस के थ्रू हमें नया अप्रोच लेना पड़ता है क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से, तो वो क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा हमें कि वहाँ क्या करने की जरूरत, ऐसा क्यों किया मैंने, तो वहाँ क्वेश्चन का डिमांड होगा ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब वही जो एक क्वेश्चन में वाई जो आंसर है वही वाई सबका आंसर नहीं हो सकता, समझ रहे ना आप। किसी क्वेश्चन में मैंने ये अप्रोच लिया तो होता है यहाँ पे ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि उस क्वेश्चन की डिमांड थी वैसी, तब वो वाला अप्रोच जरूर नहीं कि सारे क्वेश्चन वही लगेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या डिमांड है, तो वो यही तो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम क्या सीख रहे हैं, अपने दिमाग को हम उससे ट्रेन कर रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन ऐसा होगा तो इस तरह से अप्रोच लगाने हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए जरूरी है ना। तो आपने एक अप्रोच सीखे हैं, दूसरा ऐसा कोई जनरलाइज अप्रोच है नहीं, एक वही अप्रोच है जो हम लोग उसमें लगाते हैं, राव ब्लैकबेल थ्योरम में लगाते हैं, उससे ही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई जनरल अप्रोच नहीं है, बुक में भी नहीं मिलेगा, एक मेन वही है। सर जी सर पिटमैन थ्योरम से जो हम कंप्लीट और सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालते हैं, हाँ, अगर सर हम सिंगल पैरामीटर का कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर निकाल रहे हैं, अगर वो एक से ज्यादा आ रहा है तो वो कंप्लीट नहीं रहता है। जी कंप्लीट नहीं रहता है। अगर जैसे एक ही पैरामीटर है उसमें, है ना, जैसे थीटा है, एफ थीटा एक्स है, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं ई ऑफ ई की पावर लॉग एफ एक्स, है ना। फिर इसको ब्रेक करते हैं हम लोग इस तरह से, मान लीजिए ए फंक्शन है यहाँ पे, ए बी एक फंक्शन है, फिर ऐसा होता है कि मान लो जी एक्स या मान लो इस तरह से हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो होता है टी हमारा, ये क्या होता है, समेशन एच एक्स आई, है ना। दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, या इसी को वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली बोल रहा हूं मैं। अच्छा अगर ऐसा हुआ ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यही अगर दूसरे फॉर्म में आता है, मान लीजिए ऐसा होता है ऑल्सो, जैसे ये आपका बनता है एफ थीटा एक्स, मान लीजिए जैसे इसी फॉर्म में लिखा ई एक्स पी, लेट से ए थीटा बी एक्स जी वन थीटा एच वन एक्स प्लस, अगर ऐसा होता है कि g2 थीटा h2 x, इस तरह से है मान लीजिए। तो अब क्या हो रहा है, पैरामीटर एक ही है लेकिन यहाँ पे 2 ऐसे टर्म्स हैं जो फंक्शन ऑफ थीटा और hx है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो t है मेरा ये होगा मान लीजिए समेशन hxi इस तरह से, h1xi और समेशन h2xi इस तरह से ले लीजिए। तो ये सफिशिएंट तो हो सकता है, कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। So this may be sufficient but will not be complete. So this is sufficient but not complete. कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डायमेंशन इसका 2 है और वहां एक ही पैरामीटर था, तो कंप्लीट नहीं हो सकता। मिनिमल सफिशिएंट हो सकता है लेकिन ये गेट में है, मिनिमल सफिशिएंट जैम में नहीं है, जैम पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मिनिमल सफिशिएंट वाला, तो अभी सफिशिएंट ही पढ़ना आपको जस्ट। ओके सर। जी देखिए क्वेश्चन देखिए, तो अब इसका मैं प्रॉपर सॉल्यूशन लिखता हूं। यहां तक तो मैंने क्लास में किए थे, अब आगे आपने बढ़ाया नहीं, तो मैंने क्लास में इतना किया ही था, किया था ना मैंने।
सर आपने की थे, लेकिन इसके बाद उसके पास कोई वैल्यूज ही नहीं है, मतलब विदाउट वैल्यूज में कैसे इसको वहां तो मैंने x भी निकाले थे, आपने सिर्फ y निकाले हैं। x भी निकाला था ना मैंने। हाँ सर। x क्या है, y क्या है? सर आपने जो एक्स वाई निकाले उसका सर आंसर में 2-3 बार ट्राई किया हुआ सर, वो अलग अलग मतलब आपका आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा था। कहाँ ट्राई किया, फोटो भेजो जरा देखे, क्योंकि आप फिर झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। सर नहीं सर, मैं झूठ नहीं फोटो- बोल रही हूँ सर, मैं तो जहाँ ट्राई किया फोटो भेजिए ग्रुप में, जरा देखे क्या ट्राई किया आपने, देखते हैं। क्योंकि मैं भी सॉल्व करूंगा, ऐसे ही सॉल्व करूंगा और इसी के आगे प्रोसीड करूंगा, आंसर तब आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आंसर आएगा, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं है, यही मैं आपको समझाना, एग्जाम में हिम्मत करना पड़ेगा। यू हैव टू, है ना, ट्राई। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, डरोगे कि आगे सॉल्व करूंगे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, ये चीज है। तो आपको लगता है सब लिखा लिखा सॉल्यूशन मिल जाए, मैं रट्टा मार लूं, फिर उससे नहीं होगा। आपको सीखने के लिए यू हैव टू ट्राई, है ना, उसके बाद सक्सेस और फेलियर डिसाइड होगा। आप पहले ही फेल हो जाते हैं आप क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन देखते ही आप एकदम आपको लगता है आपसे नहीं होगा और आगे आप बढ़ा ही नहीं पाते चीजों को। इसी के आगे कंटिन्यू, यहाँ तक तो मैंने सॉल्व किया ही था क्लास में। अब इसके आगे क्या करना है, x निकल गया, y निकल गया, तो वो इक्वेशन में पुट करेंगे तीसरे वाले में, जो गिवन x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई प्लस 1, उस तरीके से उसमें पुट कर दो, तो वहां से हमारा वो निकल जाएगा, फिर लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ गया तो हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो लैम्डा से xy आ जाएगी, उस xy से फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लाग्रांज मल्टीप्लायर का जो ऑर्डिनरी मेथड है, कोई भी क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो मैं कुछ अलग थोड़ी करूंगा, देखो मैं कर देता हूँ फिर भी। तो ये है सर वहाँ पर जो लैम्डा का जो मतलब वो एक्स वाई जो लैम्डा के फॉर्म में आएगा, फिर उसके बाद क्या करना है, मतलब मुझे तो अभी मतलब। आपने आज तक एक भी लाग्रांज मल्टीप्लायर क्वेश्चन किए हैं आज तक? हाँ सर। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? सर उसमें लाग्रांज जो लैम्डा का वैल्यू होता है उसको पुट करके वो आंसर आता था, मतलब। दिखाता हूँ, कल क्लास में हमने सॉल्व किया 7 to 9 में, मैं वो खोल के दिखाता हूँ आपको। और आप क्लास में थे, ऐसा लगता है आप पहली बार पढ़ रहे हो कोई मेथड। देखो कल हम फैकल्टी में कर रहे थे ना, तो क्या करते हैं, हर क्वेश्चन का एक अप्रोच है। अब लाग्रांज मल्टीप्लायर में क्या है, x निकाला, y फाइंड किया, लैम्डा फाइंड किया, तो यहाँ एक्स वाई लैम्डा के टर्म में है, तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए इसमें हमने एक क्वेश्चन किए होंगे लाग्रांज मल्टीप्लायर से। सर एक्चुअली मैथ्स पोर्शन में इतना वीक हूँ कि मुझे मतलब। कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको इतना तो पता है ना, तो आप स्ट्रांग बन सकते हैं। हर इंसान वीक ही होता है, मैं भी किसी पॉइंट पे वीक था। ऐसा थोड़ी मैं पैदा हुआ और पूरी किताब मेरे दिमाग में थी पहले से। हमने सीखा, मैंने भी, लोगों ने भी, और इतने फेलियर मैंने इसलिए झेले क्योंकि उस समय सीख रहा था। सेम आप अभी फेस कर रहे हो, हर इंसान अपनी लाइफ में फेलियर फेस करता है, और जो उसको ओवरकम कर पाएगा वो सक्सेसफुल होगा। ये चीजें तो हमने बहुत फेलियर देखे हैं, तो सेम आपका भी स्टेज है, बट आपको क्या करना है, ट्राई करते रहना है। तो जब कंटिन्यूअस एफर्ट्स करोगे, फिर आप, अब जैसे आप वहीं हार गए, तो आप जो ट्राई कर रहा है वो आपसे बेटर करेगा, आप ट्राई करेंगे तो आप बेटर करेंगे। तो ये सिंपल सा रूल है, फेलियर हर इंसान फेस करता है। हम लोग का जो मतलब सिलेबस या हम लोग का जो करिकुलम है, उस सिलेबस टाइप जो पढ़ है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर इतना मैथ्स कोई बात नहीं है, सबके पास एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एक्सक्यूज से काम नहीं चलेगा, आपको एक ही तरीका है सीखना, तो आपको समाउ सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक्सक्यूजेस से क्या होगा, आप बस ये जस्टिफाई कर पाएंगे आप क्यों फेल हो रहे हैं, तो उससे आपकी लाइफ बेटर हो नहीं सकती। आप जस्ट ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन उससे क्या ही होगा ना, आपकी लाइफ इंप्रूव थोड़ी होगी। आपकी लाइफ इंप्रूव होगी आपको ट्राई करने से, एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं होगा। तो आपको सीखना है, आप सीखिए, डिस्कस कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कल 3 तरीके से सॉल्व किया था, ये ना, दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस। तो एक तरीका था हमारा वन वेरिएबल में चेंज करना, ये वन वेरिएबल में किया था। इसी क्वेश्चन को लाग्रांज मल्टीप्लायर से कर रहे थे। अब देखो क्या करते हैं, जो इस क्वेश्चन में किया हूं वही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में भी करूंगा, कुछ नया नहीं करूंगा हर क्वेश्चन का, तो वो प्रैक्टिस करके आपको समझ आएगा। यहाँ क्या किया मैंने, इस फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज करना था, जो भी था। यहाँ पे क्या करना था देखना पड़ेगा, -12 आंसर मिनिमाइज करना था शायद, तो है ना। तो ये हो गया। अब क्या किया मैंने, सेम क्वेश्चन आपको भी करना, आपने जो कर रखा है देखो वहां तक, जो आपने डी को आपने फंक्शन बना रखा है, डी स्क्वायर है हालांकि वो, तो यहाँ से क्या किया हमने, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। यहाँ से क्या हुआ, x की वैल्यू निकल के आई लैम्डा के टर्म में। अब बिना लैम्डा निकाले मुझे कैसे पता चलेगा x क्या है,
तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ सॉल्व किया, या तो y 0 है या लैम्डा 4 है। तो मैंने यहाँ चेक किया कि जब g लैम्डा, ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करना है। सेम आपके साथ भी सीन है, आपका y लैम्डा के टर्म में आ चुका है, उसको पुट कीजिए इक्वेशन में, x निकालिए लैम्डा के टर्म में, x लैम्डा के टर्म में आएगा। अब वहां से अब यहाँ लैम्डा 4 आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा यहाँ 4 रखा था तो वैल्यू ये आई थी, फिर लैम्डा को यहाँ 4 रखेंगे तो वैल्यू ये आ गई, इस x को यहाँ पुट करेंगे y, तो समहाउ मुझे फाइंड करना है x, y एंड लैम्डा, तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू जो आएगी वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो फंक्शन की मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में करना है, जो यहाँ पे हुआ है सेम आपको भी करना है, लेकिन आप करते नहीं। एक्चुअली दिक्कत ये आप ट्राई नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप जस्ट क्वेश्चन देख के आप वहीं पे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। तो आप ट्राई करेंगे तब प्रोसीड कर। सेम सिचुएशन एग्जाम में आएगा आपके साथ, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखेंगे आप, जब घर पे प्रैक्टिस प्रोसीड नहीं कर पा रहे, अगला स्टेप नहीं लिख पा रहे, एग्जाम में कैसे लिख लेंगे आप ये चीजें? तो आपको ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर आप फेलियर फेस करेंगे फिर से। ये एक लर्निंग जर्नी है जो मेरे साथ आप अभी कर रहे, क्या सीख रहे हैं। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि घर क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करना है, तभी तो एग्जाम आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब स्टार्ट करेंगे आंसर तक पहुंचेंगे नहीं, स्टार्ट करेंगे आंसर तक पहुंचेंगे नहीं, तो एग्जाम वाले को तो पता ही नहीं आपने कितनी मेहनत की है, उसको तो आंसर चाहिए, है ना। तो वो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू कंप्लीट, तो उसको ट्राई करेंगे तभी तो सीखेंगे आप। तो आपने ट्राई नहीं किया है, ये है। मैंने जहां तक किया वहां तक लिखा, आपने आगे लिखा ही नहीं। आगे करना क्या है सर आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं अभी बैठ के कर रही हूँ। हाँ करो ना, देखो ट्राई करोगे तो सीखोगे। जरूर थोड़ी हर ट्राई में सक्सेस ही मिलेगा, है ना। जैसे जाकिर खान की एक लाइन है ना कि कुछ फेलियर ना तैयारियों के लिए होती है ना, कुछ फेलियर से आप तैयार हो रहे होते हैं। वो चीजें हैं कि जरूरी नहीं कि हर मतलब हर कोशिश कामयाबी ही देगी। बहुत सारी कोशिशें हमें तैयारी करा रही होती है, प्रिपेयर कर रही होती है। तो तैयारियों के लिए आपको क्या करना है, कोशिश करना है, उससे सीखते रहना है। जरूरी थोड़ी हर ट्राई में आप सक्सेसफुल होंगे, ये चीजें हैं। लेकिन आप ट्राई करते तो रहो, एक ना एक ऐसा होगा कि जहां पे आप सक्सेस हो। एक ही तो सक्सेस है ये चीजें हैं। ठीक है, देखिए जैसे कल ही मैं कहानी बता रहा था ना श्रुति वाला, है ना, कि श्रुति के 3rd रैंक एग्जाम में थे 2022 में हमारे आई थी। हालांकि वो मेरी फ्रेंड है अशोक डालवी, उसकी सिस्टर थी, मतलब पड़ोस की, तो उसके थ्रू आई थी। तो मुझे बता रहा था कि वहाँ स्ट्रगल कर रही थी CGPA के लिए। स्टिल क्या हुआ, उसने जर्नी फेस किया। अभी दिसंबर में IIT में क्या होता है, दिसंबर में प्लेसमेंट सीजन चलता है, जब आप 3rd सेमेस्टर में होंगे, मतलब 4th सेमेस्टर से पहले 3rd सेमेस्टर में प्लेसमेंट सीजन चलता है। तो उसमें उसका अभी प्लेसमेंट हुआ है एयर इंडिया में 19 लाख पर एनम पे, है ना। आई थिंक उसका गुड़गांव या कोची में होगा। तो अगर जर्नी को कवर करेंगे, फेलियर तो रास्ते में आती हैं, कोई दिक्कत। उसने ड्रॉप भी लिया था 1 साल का, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरे साथ उसका, तो 1 साल ड्रॉप भी था। फिर भी उसने, है ना, पहली बार में उसके शायद 20 के करीब नंबर आए थे, दूसरी बार में 60 मार्क्स आए, तो उसके 3rd रैंक थे 22 में। फिर अभी उसने MSc 22 से 24 का MSc है उसका, तो अभी उसने दिसंबर में प्लेसमेंट हुआ है। मतलब सबका बॉम्बे में तो अराउंड 90% से ज़्यादा बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। लाइक अगर 40-45 सीटें हैं तो 40 के अराउंड बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। और प्लेसमेंट एवरेज जो है 10 से 20 ज़्यादातर बच्चों का रहता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके 30-40 लाख का भी होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके 8-10 लाख का भी होता है ना। और ज़्यादातर बच्चों के 10 से 20 लाख के बीच का प्लेसमेंट रहता है बॉम्बे में। सेम कानपुर में भी होगा, जो कि मैं बॉम्बे में था तो मुझे बॉम्बे का पता है ये चीज़ें। ओके, तो क्या करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ट्राई कीजिए, पूरा कोशिश कीजिए, जब नहीं होगा तब बताइए कि हमने ये ट्राई किया और नहीं हुआ, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो जिनके जो भी डाउट है ना ग्रुप में भेजो, ट्राई करता हूं। तो ये क्वेश्चन जो है, आपको मैं एक और, मुझे फेलियर की बात कर रहे हैं ना आप, मैं IIT दिल्ली में हमारे साथ मेरा 2016 से 18 IIT दिल्ली का MSc है, डिग्री भी है मेरे पास। और हमारे साथ अराउंड 54 बच्चे एडमिशन लिए थे, तो उसमें 3-4 छोड़ दिए। वो यही बीच में उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो खुद ही क्विट कर देते हैं। 3-4 छोड़ दिए, 50 बच्चे अराउंड डिग्री मिली होगी। और उस 50 में मैं आखिरी 4-5 बच्चों में था, है ना। मेरे IIT दिल्ली में CGPA है 6.06, मतलब परसेंटेज बनाओ तो 60% मेरे मार्क्स IIT दिल्ली के। और ये वो मार्क्स है जहां पे मुझे शायद ही कहीं PhD में, क्योंकि PhD में एडमिशन के लिए मुझे 6.5 चाहिए जनरली। ज्यादातर IIT मांगती है MSc में 6.5 CGPA टू गेट इनटू PhD। तो इसीलिए मुझे दोबारा MSc करना पड़ा, है ना, क्योंकि ये मार्क्स मेरे ठीक नहीं थे। और मैं बॉटम 5 में था, मतलब IIT दिल्ली में 50 बच्चों में
मैं बॉटम 5 में था वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, फिर ट्राई किया, फिर बॉम्बे गए, उसके बाद फिर बॉम्बे से खड़गपुर आए हैं, फिर अभी मतलब तो बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ, है ना, ये चीज़ है। लेकिन वो थोड़ा वैसा दौर था, लेकिन वही अब ट्राई करते रहेंगे तो एक दिन जब बुरे फेज से बाहर निकलेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे आप और एक साथ मिलता है तो सर ये सीजीपीए सबको मिलना चाहिए, मतलब अलग यूनिवर्सिटीज से आने के बाद भी सेम सीजीपीए हो? हाँ, वो आप एलिजिबिलिटी में देखिए जाके, जहाँ जैसे हर आईआईटी का अलग अलग वो है, एलिजिबिलिटी है कि आप अप्लाई करने के लिए आपको कितना सीजीपीए चाहिए, तो सीजीपीए नेट या गेट एलिजिबिलिटी में रहता है, तो ज़्यादातर आईआईटी 6 नेट में 5.5 होता है और मुझे गेट का पता नहीं। नेट गेट का नहीं, पीएचडी एडमिशन के लिए आप वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके पीएचडी एडमिशन के लिए, नेट गेट का नहीं पता, नेट गेट में पता नहीं, तो उसका अब तो हटा रखा है, अभी कोविड की वजह से पासिंग कर रखा है, जैसे जैमू में भी था पहले ना 55% शायद था बाकियों के लिए, और 60% था अराउंड 55 था, अब तो कुछ नहीं है, अब अभी तो जो पास है वो कर सकता है। कोविड के लिए वो लोग 90% बोलेंगे तो तब तो प्रॉब्लम होगा। नहीं, मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है एडमिशन का कि आपकी, अभी कोविड से जैम में पहले था, कोविड से पहले जैम में था कि जिसका 55% है उसका 55% वही जैम में अप्लाई कर सकता है, लेकिन कोविड में उसी जैसे प्रेम है, एक लड़का अभी प्रेम था, रिसेंटली मिला था बैंगलोर में उससे, वो प्रेम जो था पहले एसएससी की तैयारी करता था पटना में, वो हमें मिला था 2019 में, तो जैम 19 से तैयारी शुरू किया, 20 का जैम नहीं हुआ क्योंकि 2020 में वो जैम मैथ दिया था, फिर उसने 21 में जैम स्टैट्स दिया, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, चैनल पे वीडियो भी है उसके साथ, तो 2021 का जैम स्टैट्स दिया उसने, तो उसका NIT त्रिची मिला था 21 में, 21 से 23 उसका MSc था, और उसके अराउंड पता नहीं 50% के अराउंड मार्क्स है बीएससी में, बिहार यूनिवर्सिटी से ही, क्योंकि बिहार में सब ना पढ़ाते हैं ना मार्क्स देते हैं बिहार वाले, तो ऐसा है कि उसका 50% के अराउंड मार्क्स था, तो जैम तो क्वालिफाई हो गया, उसका एडमिशन भी हो गया। अब वो कह रहा है सर मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ एडमिशन के लिए, क्योंकि वहाँ 55% मांगते हैं और उसके 50% मार्क्स थे, तो मैंने कहा कोई नहीं, फिर भी एडमिशन ले लो, जब तक नहीं निकालते हैं तब तक करते रहो, फिर एडमिशन ले लिया, डिग्री भी ले लिया, प्लेसमेंट भी हो गया, अभी 1 साल से बैंगलोर में जॉब भी कर रहा है, उसका भी 16 लाख का प्लेसमेंट था, और वो है ना, वो समय एसएससी और ये सीजे की तैयारी कर रहा था जब हमसे मिला था वो 19-20 में, है ना, इस तरीके से, लेकिन अब बैंगलोर में ठीक ठाक कमा रहा है, ये चीज़ें हैं। तो कोविड में ये चीज़ें हटा दी गई कि परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया था वो हटा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका? एक मिनट सुनो, इधर सॉल्व कर देता हूँ।